हेलो एवरीवन, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन। आज बात करेंगे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की, या साइक्लिक रिएक्शन आप बोल सकते हो। इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिख लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं ये सारी चीजें। लिखिए, इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रैंकल in purple bacteria Rhodospirillum rubrum. ये पर्पल बैक्टीरिया के अंदर है ना, इस रिएक्शन की डिस्कवरी करी थी। एक्चुअली जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास एक ही फोटोसिस्टम होता है, और वो फोटोसिस्टम रिजेंबल करता है फोटोसिस्टम 2 से, बट वो 2 के जैसे नॉन साइक्लिक नहीं चलाता, एक ही प्रेजेंट होता है, तो साइक्लिक रिएक्शन ही चलती है। अब एक बार मैं नॉर्मल बातें करता हूं और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। यदि आप साइक्लिक रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट देखें, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, तो इसका एंड प्रोडक्ट है ओनली 2 ATP। खाली 2 ATP बनते हैं, और इसमें ओनली फोटोसिस्टम 1 पार्टिसिपेट करता है, ओनली PS1 पार्टिसिपेट्स। तो कहने का मतलब यह हुआ कि भाई इस रिएक्शन में NADPH नहीं बनेंगे। जब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डार्क रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको यह बताऊंगा कि डार्क रिएक्शन में NADPH बहुत जरूरी है, वो चाहिए, क्योंकि डार्क रिएक्शन को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन रिएक्शन, और वो रिडक्शन के लिए NADPH ही चाहिए। इस रिएक्शन में तो NADPH बनेंगे नहीं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, ये वाली रिएक्शन यूजुअली नहीं चलाते। जब प्लांट के सामने कोई मजबूरी ऐसी आ जाए कि ऑप्शन नहीं है अभी, तभी वो प्लांट साइक्लिक रिएक्शन चलाते हैं। या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें कुछ ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर नॉन साइक्लिक रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो फिर साइक्लिक रिएक्शन वो भी चलाएंगे। सो ओवरऑल यहां साइक्लिक रिएक्शन तभी चलेगी जब कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी, नहीं तो नहीं चलेगी, क्योंकि इस रिएक्शन में ओनली ATP बन रहा है, जबकि आगे वाली रिएक्शन में NADPH भी चाहिएगा। तो आइए बात करते हैं ऐसी कंडीशंस की जिनके अंदर साइक्लिक रिएक्शन चलानी पड़ेगी। ठीक है, एक लाइन लिखिए, जनरली साइक्लिक रिएक्शन इज नॉट ऑपरेटेड, जनरली cyclic reaction is not operated because it produces only 2 ATP, because it produces only 2 ATP. Next point लिखिए, it is operated under certain conditions, ऑपरेटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस। पहले समझिए, उसके बाद लिखना। जैसे मान लीजिए कि हमने नॉन साइक्लिक रिएक्शन की बात करी, यहां P680 से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ और P700 के ऊपर यहां NADPH बने। यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले इस तरीके से घूम घाम के, और NADPH इन्होंने बनाया। ऐसा हुआ था ना। यदि NADPH कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, NADPH कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और NADPH की रिसाइकलिंग ना हो। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे NADPH है, मान लो एक NADPH है, सपोज करो
पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, पूरे क्लोरोप्लास्ट में एक NADP प्लस है, एक ही है। जेड साइकिल चली, जेड साइकिल से NADP बन गया NADPH, ठीक है, NADPH बन गया। अब सोचो कि जब तक ये वापस NADP प्लस नहीं बनेगा तो जेड साइकिल वापस कैसे चलेगी? क्योंकि जेड साइकिल को कंटिन्यू चलने के लिए फ्री NADP प्लस चाहिए। यदि NADP प्लस मिलते रहेंगे तो ये साइकिल चलती रहेगी, और अगर NADP प्लस नहीं बने तो ये साइकिल नहीं चलेगी ना। कभी कभी सेल में क्या होता है, NADPH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, क्लोरोप्लास्ट में बढ़ जाती है। NADPH की कॉन्सेंट्रेशन इतनी बढ़ गई कि इनकी रिसाइकलिंग नहीं हो रही है। अब रिसाइकलिंग नहीं होगी, NADP प्लस नहीं रहेगा, तो नेक्स्ट राउंड ऑफ साइकिल चलेगा नहीं। ऐसे में सेल को NADP की जरूरत भी नहीं है, NADPH की जरूरत नहीं है, तो सेल क्या करती है, साइक्लिक रिएक्शन चलाती है ताकि खाली ATP बने और NADPH को मौका मिले रिसाइकिल होने का। थोड़ी देर बाद वापस से वो बंद हो जाएगी, नॉन साइक्लिक चलना शुरू हो जाएगी। तो हमारी पहली कंडीशन ये हुई कि जब NADPH कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, सेल को NADPH ना चाहिए होते हो, सेल को ATP चाहिए होते हो, तो ये रिएक्शन चलती है। पहला पॉइंट लिखो, when NADPH accumulate and there is a need of only ATP, when NADPH accumulate and there is a need of only ATP, तो ये रिएक्शन चलती है। दूसरा कंडीशन समझो, फिर समझाता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक क्वांटाजोम है और इस क्वांटाजोम के सेंटर में P680 यानी फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट है। ऐसा होता है। सपोज करो कि ये लीफ की एपिडर्मल सेल्स हैं, इन सेल्स के नीचे ये पेलिसेड सेल्स हैं, मतलब ग्रीन सेल्स हैं। ग्रीन सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है, उसमें कहीं क्वांटाजोम है। एक बात सोचो कि हमने ये पढ़ा था कि एनर्जी एंड लैम्डा का क्या रिलेशन होता है। अगर सेल के बाहर मान लो 680 नैनोमीटर की लाइट गिरे, तो ये लाइट तो अंदर आते आते एनर्जी लूज करते करते जब रिएक्शन सेंटर पे पहुंचेगी तो हो सकता है ये तो 700 प्लस नैनोमीटर की बन जाए, 700 प्लस नैनोमीटर, क्योंकि एनर्जी लूज हो गई ना इसकी। अब हमारा रिएक्शन सेंटर तो अपने इलेक्ट्रॉन तब निकालता है जब यहां पर 680 नैनोमीटर की लाइट गिरे, पर यहां तो कौन से नैनोमीटर की लाइट गिर रही है, 700 प्लस। तो आप ये सोचो कि 700 प्लस की लाइट में ये वाला तो काम करेगा नहीं फोटोसिस्टम, तो फोटोसिस्टम 2 क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल। इसलिए अब प्लांट के पास में एक ऑप्शन बचता है कि वो साइक्लिक रिएक्शन चलाए। यदि क्वांटाजोम के बाहर 673 नैनोमीटर की लाइट आती है तो ये अंदर आते आते कितनी बन जाती है, 680। अंदर आएगी, एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी, 680 बन जाती है। पर यदि यहां पे मान लीजिए 675 नैनोमीटर है, या मान लीजिए यहां 680 नैनोमीटर है, यहां पर इतनी है तो वो अंदर आके तो मोर देन 680 नैनोमीटर हो जाएगी, और उस लाइट में इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि इसके इलेक्ट्रॉन निकाल सके। तो क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। इसी को रेड ड्रॉप इफेक्ट भी कहते हैं। वापस आएगा, मैं वापस समझा दूंगा, अभी एक लाइन लिखो आप। दूसरा पॉइंट लिखो, when the light of more than 673 nanometer is present, when the light of more than 673 nanometer is present,
outside the thylakoid, outside the thylakoid। तो थाइलेकोइड के आउटसाइड यदि इतनी प्रेजेंट है तो अंदर आके ये ज्यादा की बन जाती है, तो प्लांट का फोटोसिस्टम 2 नॉन फंक्शनल हो जाता है। नेक्स्ट से समझिए, मैंने अभी अभी बोला भी था कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और एक ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुना होगा आपने, नोस्टोक एनाबिना, है ना। उन ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर एक सेल बनती है स्पेशल, ये स्पेशल सेल, और ये स्पेशल सेल जो बन रही है, इस सेल के अंदर मैंने आपको एक चीज बोली थी कि C4 प्लांट की बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल, और दूसरी हेटेरोसिस्ट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट में ऐसे थाइलेकोइड तो प्रेजेंट होते हैं, पर वो थाइलेकोइड एक दूसरे पे अरेंज नहीं होते, यानी ऐसे अरेंज नहीं होते। यदि ऐसे अरेंज नहीं होंगे तो एप्रेस्ड मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, और फोटोसिस्टम 2 तो एप्रेस्ड मेम्ब्रेन पर होता है। इसका मतलब कि इन कंडीशन के अंदर फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होगा, क्योंकि ये थाइलेकोइड कैसे हैं, लेमिनर थाइलेकोइड है, ये ग्रेनल थाइलेकोइड नहीं है, तो यहां एप्रेस्ड मेम्ब्रेन ही नहीं बनी, तो फोटोसिस्टम 2 भी नहीं होगा यहां पे। तो यहां तो एक ही ऑप्शन बचता है फोटोसिस्टम 1 से साइक्लिक रिएक्शन चलाने का। लिखिए आप, इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया photosystem 2 is naturally absent। in photosynthetic bacteria photosystem 2 is naturally absent। दूसरा लिखिए, in heterocyst of blue green algae and bundle sheath cells of C4 plants agranulated chloroplast present, agranulated chloroplast present, इसका मीनिंग मैंने पहले बताया हुआ है, agranulated chloroplast present। so photosystem 2 is absent due to the absence of appraised membrane। agranulated chloroplast है, appraised membrane absent है, तो photosystem 2 भी absent होगा। next, in red algae, in red algae, in red algae also the laminar thylakoids are present, also the laminar thylakoids are present, so photosystem 2 is absent, तो वहां पर भी क्या चलेगा, केवल और केवल साइक्लिक रिएक्शन। नेक्स्ट, ऑन स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली होगी, उसमें भी एप्रेस्ड मेम्ब्रेन नहीं है। ऑन स्ट्रोमल लैमेली ओनली फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट, तो यहां पर भी साइक्लिक रिएक्शन चलेगी। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि कुछ इनहिबिटर्स होते हैं फोटोसिस्टम 2 के, यदि वो इनहिबिटर्स प्रेजेंट हो तो फोटोसिस्टम 2 तो काम नहीं करेगा और खाली फोटोसिस्टम 1 काम करेगा, तो वापस से क्या चलेगा, ओनली साइक्लिक रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, when the inhibitors of photosystem 2 present, so it becomes non-functional। when the inhibitors of photosystem 2 present, it becomes non-functional, hence only cyclic reaction occurs, hence only cyclic reaction occurs। ये हो गया अपने पास। फिर उसके बाद इन एनॉक्सी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, in anoxy photosynthetic bacteria like Rhodobacter, Rhodopseudomonas, like Rhodobacter,
रोडो Pseudomonas, only one photosystem present which resembles photosystem 2. यहां केवल एक फोटोसिस्टम होगा, वो फोटोसिस्टम 1 नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिस्टम 1 तो P700 को बोलते हैं, यहां पे P865 ये हो सकता है। ओनली वन फोटोसिस्टम बोला मैंने, ये नहीं बोला PS1 प्रेजेंट होता है। ओनली फोटोसिस्टम वन फोटोसिस्टम प्रेजेंट, ओनली वन फोटोसिस्टम प्रेजेंट विच रिजेंबल्स फोटोसिस्टम 2 ऑफ हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट के फोटोसिस्टम 2 के साथ रिजेंबल करता है। फोटोसिस्टम 2 भी नहीं होता वो। चलो ये बात हो गई अपनी। अब अपन एक ओवरऑल स्कीम की बात करते हैं कि कैसे साइक्लिक रिएक्शन चलती है। तो जैसे हमने नॉन साइक्लिक के अंदर ऐसे थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन ली थी, ये तो हो गई मेम्ब्रेन, ये हो गया स्ट्रोमा, और ये हो गई ल्यूमन। यहां वाटर का फोटोलाइसिस तो कराना नहीं है, तो वाटर के फोटोलाइसिस नहीं कराने से अपने को यहां ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, वो 4 प्रोटॉन भी नहीं बनेंगे जो वाटर के टूटने से बनते थे। तो चलो अभी एक बार इसको समझते हैं। सबसे पहले यहां पर रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट है P700। इस P700 के अलावा और बहुत सारे क्लोरोफिल ए है। इसके बाद में बहुत सारे क्लोरोफिल बी भी हैं 70 के आसपास, और इसके बाहर क्या है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन, ठीक है, ये तो बन गया अपना क्वांटाजोम। अब इस क्वांटाजोम पे लाइट की बात कर लेते हैं। जब इस क्वांटाजोम के ऊपर फार रेड लाइट आती है, फार रेड, और वो अंदर पहुंच करके बन जाती है 700 नैनोमीटर की, तो यहां से निकलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने निकालने हैं? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करने का काम करता है A1 फिलोक्विनोन। A1 रिसीव करेगा, उसके बाद में रिसीव करेगा A2 आयरन सल्फर प्रोटीन है। इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा A3, ये एक साइटोक्रोम प्रोटीन है। देन यहां से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे स्ट्रोमा के अंदर, और स्ट्रोमा में एक प्रोटीन है छोटा सा, इसका नाम है फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या नाम है? फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और ये चले गए फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास। जैसा इसका नाम है फेरेडॉक्सिन को रिड्यूस करने वाला सब्सटेंस, तो ये क्या करेगा? फेरेडॉक्सिन को रिड्यूस करेगा। ये रहा फेरेडॉक्सिन, ये तो स्ट्रोमा में होता है, बनाया था अपन ने। ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए फेरेडॉक्सिन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन। अब फेरेडॉक्सिन से ये 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक बड़े से कंपोनेंट के पास, जिस कंपोनेंट का नाम है साइटोक्रोम B6। इसका नाम है साइटोक्रोम B6 ओनली, F नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये है साइटोक्रोम B6। ये चले गए इलेक्ट्रॉन इसके पास में। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ये। और आपको मैंने कल बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन के बदले 2 प्रोटॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बदले 4 प्रोटॉन किधर मूव करेंगे? स्ट्रोमा से ल्यूमन की साइड में। तो ये
इससे होते हुए यहां आ गए 4 प्रोटॉन्स। समझ में आया होगा ये चीज। आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दीजिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आगे बढ़ते हैं तो एक प्लास्टोक्विनोन है, यहां PQA एंड PQB नहीं है, यहां सिंपल PQ है, प्लास्टोक्विनोन। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे और ये आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 प्रोटॉन भी लेगा, 2 प्रोटॉन, और ये 2 प्रोटॉन लेगा इधर, तो PQH2 बन जाएगा। ये जब ये PQH2 बनता है तो ये वापस अपने 2 इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे किसको पास कर रहा है? आयरन सल्फर प्रोटीन को पास कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन वापस आयरन सल्फर प्रोटीन को पास कर रहा है। अब प्रोटॉन कहां जाएंगे? प्रोटॉन आगे बढ़ेंगे। देखना अभी समझाता हूं आपको। अभी ना इसके आगे प्रेजेंट है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वही साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स चलते आ रहे हैं और इसके पास जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के बदले 4 प्रोटॉन्स को वापस कहां मूव करेगा? ये 4 प्रोटॉन को स्ट्रोमा साइड से ल्यूमन की साइड में ट्रांसफर कर देगा। तो ये 4 प्रोटॉन और आ गए इधर, है ना। और इसके जो 2 PQH2 थे वापस रिलीज कर दिए जाते हैं स्ट्रोमा के अंदर। क्लियर? अब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास में। प्लास्टोसाइनिन ये 2 इलेक्ट्रॉन ले जाके दे देता है P700 को। तो इसका मतलब ये हो गई हमारे पास में रिएक्शन कंप्लीट, साइक्लिक रिएक्शन P700 से स्टार्ट करके वापस से P700 तक। अब बात करते हैं एटीपी सिंथेज की। यहां पे एटीपी सिंथेज है और आप खुद देखें कि एक तो ये वाले 4 प्रोटॉन और एक ये वाले 4 प्रोटॉन, तो 2 ग्रुप हो गए 4 प्रोटॉन के। एक तो 4 प्रोटॉन यहां पर है और एक ये 4 प्रोटॉन है। ये 4 प्रोटॉन जो साइटोक्रोम B6 ने भेजे और ये 4 प्रोटॉन जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ने भेजे, ये जब इधर जाएंगे इधर निकलेंगे 8 प्रोटॉन, और 8 प्रोटॉन के बदले 2 ADP से 2 ATP बन जाएंगे, है ना। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिएगी और 2 ये ATP बन जाएंगे। अब ये तो बात हो गई हमारे पास में ओवरऑल साइक्लिक रिएक्शन के बारे में। साइक्लिक रिएक्शन जो है इस तरीके से चलती है। अब साइक्लिक रिएक्शन 2 टाइप की होती है। अभी रिसेंट डिस्कवरी हुई और उस रिसेंट डिस्कवरी में पता चला कि साइक्लिक रिएक्शन 2 टाइप की होती है। मैं आपको दोनों टाइप अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। आप एक लाइन लिखिए, recent studies show that there are 2 types of cyclic reactions. अब जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो। पहली NDH डिपेंडेंट NDH डिपेंडेंट। NDH की फुल फॉर्म है NADH डिहाइड्रोजिनेज। अभी समझाता हूं आपको, एक बार लिखो आप। दूसरा है PGR5 एंड PGRL1 डिपेंडेंट। सब समझ में आएगा अभी। डिपेंडेंट। चलिए अभी बात करते हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ रखी है माइटोकॉन्ड्रिया में,
4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। पहले कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? पहले कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। यही तो नाम था, NADH डिहाइड्रोजिनेज। यानी यहां पर एक एंजाइम है, वह एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स 1 से सिमिलरिटी रखता है, बट वहां पे इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा था? NADH उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। यहां पर इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करेगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन देने का काम यहां फेरेडॉक्सिन करता है। देख लेंगे अभी। तो इसमें ना 2 पॉइंट लिखो आप। पहला पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। एक तो ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, दूसरा इट इज सिमिलर टू कॉम्प्लेक्स 1 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ETS। इट इज सिमिलर टू कॉम्प्लेक्स 1 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ETS। एक और पॉइंट लिख लो, बट इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फेरेडॉक्सिन, बट इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन। ऐसे लिख लो, रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन। ये रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन लेता है। अभी डायग्राम में सब समझ में आएगा। एक तो वही है। अब दूसरी देखो यहां पे क्या कहना चाहता है ये। दूसरी बात ये कहना चाहता है कि 2 प्रोटीन होते हैं, एक का नाम है PGR5, इसकी फुल फॉर्म है प्रोटीन ग्रेडियंट, सॉरी प्रोटोन ग्रेडियंट है ना, प्रोटोन ग्रेडियंट रेगुलेशन 5, प्रोटोन ग्रेडियंट रेगुलेशन 5। और एक है PGRL1, इसकी फुल फॉर्म होती है PGR5 लाइक फोटो सिंथेटिक फिनोटाइप 1। ये इसकी फुल फॉर्म है। यानी PGR5 की फुल फॉर्म पूरी, उसके बाद में आगे और नाम है। इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात ये है कि ये एक केमिकल से इनहिबिट होता है। उस केमिकल का नाम है एंटीमाइसिन ए, एंटीमाइसिन ए, शॉर्ट में इसको कहते हैं AA। इस केमिकल से ये इनहिबिट होता है। अब ये केमिकल एंटीमाइसिन ए कहीं तो पढ़ा हुआ है आपने, तो आप थोड़ी मेहनत करो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन निकालो माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां देखना किसका इनहिबिटर होता है, ये एंटीमाइसिन ए। इतना काम आप करो अपने लेवल पे। अब मैं आपको ये पाथवे बताता हूं, ध्यान से देख लेना। पाथवे बड़ा सिंपल है। ये है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे नॉर्मल थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है, वैसे थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है। इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम है PGRL1। PGRL1। इस प्रोटीन के साथ में एक और प्रोटीन जुड़ा हुआ है यहां पे, ऐसे। ये PGR5, इसका नाम है PGR5 और इसका नाम है PGRL1। जो 2 नाम लिखे थे वो नाम, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये प्रेजेंट है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। जैसे नॉर्मल होता है वैसा का वैसा ये है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक। उसके बाद एक और ये है NADH डिहाइड्रोजिनेज, NDH, ठीक। अब आप समझिए कि यहां प्रेजेंट है P700, वैसे ही जैसे होना चाहिए। उसके बाद में ये वो क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल्स हो गए,
उसके बाद में ये बीटा कैरोटीन है वो हो गए, तो मतलब पूरी वैसा का वैसा अरेंजमेंट है। अब सबसे पहले लाइट आएगी, फार रेड लाइट आएगी, फार रेड, वो फार रेड लाइट आके इस पे गिरेगी, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे अल्टीमेटली कहां पर, फेरेडॉक्सिन के पास में। यानी फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो मैंने यहां तक पहुंचा दिए, मैंने बीच में सारा कुछ गायब कर दिया, यहां तक पहुंच गए फेरेडॉक्सिन तक। अब दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, फेरेडॉक्सिन से ये रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं इस कॉम्प्लेक्स के पास और यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लास्टोक्विनोन के पास, PQ। तो PQ बन जाता है PQH2, वो सब पूरी प्रोसेस आपने पीछे पढ़ ली। यहां से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास और यहां से प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से ये चले जाते हैं वापस फोटोसिस्टम 1 के पास। एक तो हो गया ये पाथवे। अब मैं इसको ना एक काम करता हूं, ये ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, ये है पाथवे नंबर 1, और ये है पाथवे नंबर 1। समझ में आया ये पाथवे एक। अब दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये है कि ये फेरेडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन्स PGR को ना दे करके NADH को दे इसको, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स वापस जाने वाले तो उसी के पास में है, प्लास्टोक्विनोन के पास, PQ के पास। बस PQ से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास और उससे जाएंगे वापस प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन वापस से इन्हें पहुंचा देगा अपने गंतव्य स्थल पर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में पाथवे नंबर 2। तो ये दो पाथवे चलते हैं। अब मुझे इन दोनों पाथवे में कुछ तो चीजें कॉमन लग रही है। फर्स्ट, दोनों पाथवे के अंदर P700 कॉमन है, दोनों पाथवेज के अंदर P700 कॉमन है, दोनों पाथवे में फेरेडॉक्सिन कॉमन है, दोनों पाथवे में प्लास्टोक्विनोन काम आ रहा है, दोनों में साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स काम आ रहा है, और दोनों के अंदर प्लास्टोसाइनिन काम आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये अपने पास में रहा पूरा प्रोसेस। क्लियर है ये चीज आपको? बस ये हो गया हमारे पास में दो टाइप के साइक्लिक रिएक्शन। अब इनके बारे में वो ज्यादा बात कल की तरह करेंगे नहीं कि P700 क्या होता है, रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन क्या होता है, वो अपन ने पीछे लिखा था। अब मैं आपको बैक्टीरिया की और थोड़ी सी बता देता हूं साइक्लिक रिएक्शन। जैसे एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है पर्पल बैक्टीरिया। पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया का जो फोटो सिस्टम होता है वो होता है P865। इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे बैक्टीरियल क्लोरोफिल या बैक्टीरियल फियोफाइटिन के पास में। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे QA के पास में, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे QB के पास में, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यूबिक्विनोन के पास में, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम BC1 के पास में, फिर यहां से जाएंगे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C2 के पास में, और ये वापस आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये छोटी सी एक साइकिल है, आप याद रख लेना इसको, आपकी मर्जी है। एक और देखो, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जो रिएक्शन सेंटर है वो होता है P840। P840 से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं बैक्टीरियल क्लोरोफिल 633 के पास, यहां से चले जाते हैं आयरन सल्फर के पास, यहां से चले जाते हैं क्विनोन के पास, फिर उसके बाद में साइटोक्रोम BC1 के पास, फिर यहां H2S काम आती है और S2 निकल जाती है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आगे बढ़ते हैं साइटोक्रोम
C553 के पास एंड देन वापस इसके पास। यहां एक ऑप्शन और मिलता है कि आयरन सल्फर वाले से यदि ये फेरेडॉक्सिन के पास चले जाते हैं तो कुछ स्टेप्स के बाद NAD+ से NADH भी बनता है यहां पे। तो ये दोनों बैक्टीरिया की, दोनों ऑर्गेनिजम्स की आपको मैंने इन शॉर्ट बताई है, तो आप एक बार ये अपने लेवल पे देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, CSIR में आती नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इनके रिएक्शन सेंटर के नाम पूछ ले तो भाई रिएक्शन सेंटर जो है इनका ये बता देना बस, और तो कुछ खास मुझे लगा नहीं इसमें। ठीक है, चलो अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। हेडिंग डालो, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन between PS2 and PS1, between PS2 and PS1। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है और ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में यहां पर है P680 और यहां पर है LHC2, यहां LHC2, ये है LHC2। यहां पर मान लीजिए P700 है और यहां पर है LHC1। डायमर और ट्राइमर तो मैंने बता ही दिया था, LHC1, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1, LHC1। ठीक है, ये यदि सारी कंडीशंस नॉर्मल रही, अंडर नॉर्मल कंडीशंस, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 लाइट को हार्वेस्ट करके फोटो सिस्टम 2 को देगा और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 लाइट को हार्वेस्ट करके अपने फोटो सिस्टम को देगा। यही तो होगा ना कि जब सारी कंडीशन नॉर्मल है तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अपने अपने फोटो सिस्टम के लिए लाइट को हार्वेस्ट करते हैं। बट कभी कभी ना दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है उसको पहले तो एक लाइन में समझो, उसके बाद डिटेल में बताऊंगा। जैसे ये है फोटो सिस्टम 2 PS2 और इसका ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 और ये है PS1। और इसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1, ये 1 है और ये 2 है। कभी कभी दिक्कत यह आती है कि ये जो फोटो सिस्टम 2 है ये मोर लाइट रिसीव करता है, ज्यादा लाइट को रिसीव करता है ये, और ये जो है फोटो सिस्टम 1 लेस लाइट को रिसीव करता है, लेस लाइट। अब क्या होता है कि यहां पे फोटो सिस्टम 1 अपने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाता, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते इससे, क्योंकि इसको सफिशिएंट लाइट नहीं मिल रही है बेचारे को, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते PS1 के। यदि इसके इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो पीछे से जो इलेक्ट्रॉन की चेन बनी हुई है, कौन सी चेन, फोटो सिस्टम 2 से फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से PQA, PQA से PQB, PQB से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में प्लास्टोसाइनिन और उसके बाद में ये। तो जब फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन रख के क्या करेंगे। नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए क्या होना चाहिए कि फोटो सिस्टम 1 से लगातार इलेक्ट्रॉन निकलते जाने चाहिए ताकि पीछे से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनकी सप्लाई रुके नहीं, मतलब वो इकट्ठे ना हो जाए। चीज समझ में आई आपको। तो इस कंडीशन में जब फोटो सिस्टम 2 को ज्यादा लाइट मिलती है
और फोटो सिस्टम 1 को लाइट नहीं मिल पाती या कम लाइट मिलती है, तो फोटो सिस्टम 2 का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 मेम्ब्रेन में लेटरल मूवमेंट करता करता जाता है और यहां जाके चिपक जाता है, मतलब यहां तक चला जाएगा, ये यहां जाएगा, उसके बाद ये भी लाइट रिसीव कर रहा है, ये भी लाइट रिसीव कर रहा है, लाइट तो लेस है पर लेस लाइट रिसीव होती है ज्यादा, क्योंकि 2 हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं, इसलिए यहां पर लाइट सफिशिएंट एब्जॉर्ब हो जाएगी, फोटो सिस्टम 1 को भेज दी जाएगी, इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो पीछे से जो ब्लॉकेज हो रखा था इलेक्ट्रॉन का वो आगे बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन वापस नॉर्मल हो जाएगी, फिर ये वापस इसको छोड़ के अपनी जगह पे आ जाएगा। इसको कहते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको मैं आपको अच्छे डायग्राम से समझाता हूं, आप समझो, फिर लिखा दूंगा आपको मैं। ये एक थाइलेकोइड है, ये दूसरा थाइलेकोइड है, ठीक है। जैसे अभी थाइलेकोइड अरेंज करते हैं वैसे अपन ने इनको अरेंज कर लिया। अब अभी अपने को 3 डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको तीनों डायग्राम एक साथ ही बना लेता हूं, बाकी कर करके समझा दूंगा आपको मैं। ये अपने तीनों डायग्राम से थोड़ी सी जगह बना लेते हैं इनके बीच में। ये 2 थाइलेकोइड है, ठीक है, एप्रेस्ड मेम्ब्रेन है इनके बीच में। अब देखना, यहां थाइलेकोइड के इनर फेस की साइड में ये है PS2 और ये दूसरे थाइलेकोइड का सामने का PS2, ठीक। यहां पे ये रहा PS2 अपनी जगह पे, इसको हिलाना नहीं है, और यहां पे ये रहा PS2, ये रहा PS2 और ये रहा PS2। फिर PS2 के पास में उसका LHC2 है, ये है LHC2 और ये है LHC2। ये इलेक्ट्रॉन ये इंटरेक्शन हो रही है। LHC2 2 थाइलेकोइड को होल्ड करने का काम भी करवाता है। ये LHC2, ये LHC2, तो अभी अपन लिख लेंगे लिखने में, और ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस की वजह से ऐसे होता है, ठीक है। अब एप्रेस्ड मेम्ब्रेन के अंदर यहां फोटो सिस्टम 1 है, PS1, यहां पे फोटो सिस्टम 1 है, यहां 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 फोटो सिस्टम 1 है। अब देखना, कहानी समझो क्या होता है। जब P680 से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं, पियोफाइटिन को मिल रहे होते हैं, प्लास्टोक्विनोन को मिल रहे होते हैं, दोनों को PQA PQB है ना, PQA PQB, आगे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को जा रहे होते हैं, उसके बाद में प्लास्टोसाइनिन को जा रहे होते हैं, बट आगे नहीं जा रहे। तो इससे क्या होगा, जितने भी प्लास्टोसाइनिन है लगभग सारे के सारे रिड्यूस हो जाएंगे। आगे इलेक्ट्रॉन लेने वाला इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। उसके बाद में ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये अगला इलेक्ट्रॉन किसको दे, आगे लेने वाला इलेक्ट्रॉन है, उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। इसके पीछे वाला है, ये भी सारा का सारा रिड्यूस फॉर्म में रहेगा, इसके पीछे वाला भी रिड्यूस फॉर्म में, इसके पीछे वाला भी रिड्यूस फॉर्म में। इससे तो इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे P680 से, ये तो प्रोटॉन को तोड़ उसके वाटर को तोड़ के इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा, इसकी तो टेंशन नहीं है। पर जब प्लास्टोसाइनिन से आगे P700 से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, तो P700 पीछे वाले के इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, उसके खुद के ही नहीं निकल रहे पहले तो, इसलिए पीछे वाले जितने भी कंपोनेंट है सब अपनी रिड्यूस्ड स्टेट में है। जब प्लास्टोक्विनोन्स अपनी रिड्यूस्ड स्टेट में होते हैं,
तो ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, उसका नाम है LHC2 काइनेज। एंजाइम का नाम क्या है? LHC2 काइनेज। जैसा इसका नाम है वैसा ये काम करेगा। LHC2 काइनेज एंजाइम क्या करता है? LHC2 को फोस्फोराइलेट करता है। एंजाइम कौन सा काम आएगा? LHC2 काइनेज। ये LHC2 काइनेज ATP को यूज करके फोस्फोराइलेट करता है। जब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 फोस्फोराइलेट हो जाएगा, तो जैसे ये मान लो LHC2 है ना, और इसके ऊपर फॉस्फेट जुड़ गई, इसके ऊपर भी फॉस्फेट जुड़ गई, तो इसके ऊपर फॉस्फेट जुड़ने से ये LHC2 अभी अपनी जगह छोड़ देगा। जैसे इधर वाला तो अपने जगह पे है, इनके बीच में ये इंटरेक्शंस दिखानी है, बट दूसरे साइड वाला जो था वो यहां पहुंच गया, इसके पास PS1 के पास पहुंच गया। समझ में आया? लेटरल मूवमेंट करता करता PS1 के पास पहुंच गया। अब जितनी देर तक ये PS1 के पास रहेगा, PS1 को एनर्जी देगा। नॉर्मल कंडीशन में अपने अपने फोटो सिस्टम को एनर्जी देते हैं, बट अभी ये PS1 को एनर्जी देगा। PS1 से जैसे इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन का जो रुका हुआ फ्लो था वो आगे बढ़ेगा। अब LHC2 को वापस अपनी जगह पे भेजना है, तो एक एंजाइम काम आता है, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज LHC2 को डीफॉस्फोराइलेट कर देगा, LHC2 की फॉस्फेट हटा देगा, तो LHC2 वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, जहां ये पहले बना हुआ है वहीं का वहीं वापस आ जाएगा। इसे कहते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। जब जरूरत पड़ती है तो फोटो सिस्टम 2 का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहां चला जाता है? फोटो सिस्टम 2 का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स चला जाता है फोटो सिस्टम 1 के पास अपने एनर्जी देने के लिए। समझ में आया ये चीज आपको? अब मैं इसकी लैंग्वेज लिखा देता हूं, आप लैंग्वेज लिखो। इन नॉर्मल कंडीशन both photosystem 2 and 1 work at almost same speed। यानी दोनों फोटो सिस्टम्स हैं जो एक साथ एक स्पीड से काम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रुकते नहीं है, फ्लो चलता रहता है। नेक्स्ट, समटाइम्स photosystem 2 receives more light than PS1. Sometimes PS2 receives more light than PS1. Next point. Under such conditions, plastoquinones remain in reduced state. Under such conditions, plastoquinones remain in reduced state. Next point. Now, an enzyme LHC2 kinase और STN7 इसका नाम है। Now an enzyme LHC2 kinase और STN7 gets activated, वो एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट, when it does phosphorylation of LHC2, LHC2 laterally moves in membrane and goes up to PS1 तक जाता है। नेक्स्ट, now LHC2 transfers energy to photosystem 1. So photosystem 1 releases its electrons, and the flow of electrons then restarts. Next point. After some time, a phosphatase removes the phosphate of photosystem
A phosphatase removes the phosphate of LHC2, so the LHC2 comes back to its normal position. So LHC2 comes back to its normal position, अपनी normal position पे आ जाता है। अब आप एक चीज देखो, जब ये LHC2 नॉन फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में है, बिना फॉस्फोराइलेशन के, तो ये एनर्जी किसको देता है कैप्चर करके? फोटोसिस्टम 2 को, क्योंकि ये फोटोसिस्टम 2 के पास रहता है। जब इसके ऊपर फॉस्फेट जुड़ जाती है, कहां चला जाता है? फोटोसिस्टम 1 के पास। तो हम यहां पे एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, लिखो, when LHC2 is dephosphorylated, when LHC2 is dephosphorylated, it is present near photosystem 2, so transfers more energy to photosystem 2. It is present near photosystem 2, so transfers more energy to photosystem 2. Next, when LHC2 gets phosphorylated, it goes near to photosystem 1 and transfers more energy to photosystem 1. बस फिर और लिखो, LHC2 also helps in the stacking of thylakoid. LHC2 थाइलेकोइड की स्टैकिंग में भी हेल्प करता है। एक थाइलेकोइड, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, ऐसे में LHC2 हेल्प करता है, जो मैंने अभी बताया ना, इसमें इस तरीके से। अगर मान लो LHC2 वाले जीन में म्यूटेशन हो जाए, तो अगर LHC2 वाले जीन में म्यूटेशन होगा तो थाइलेकोइड एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और क्लोरोप्लास्ट एग्रेनुलेटेड क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। मेंशन करो, इफ mutation occurs in LHC2 gene, the chloroplast becomes agranulated. बस ये हो गया अपने पास में फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के बारे में कंप्लीट। अब मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताता हूं, इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट्स फॉर 2 फोटोसिस्टम्स। 2 फोटोसिस्टम्स होते हैं, ये कैसे पता चला होगा? हो सकता है एक ही फोटोसिस्टम था, तो 2 फोटोसिस्टम होते हैं, इसका पता लगाने के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट जो है वो है यूज ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का यूज करना, ये एक एक्सपेरिमेंट है। कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि ये हमारा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, यहां PS2 है, बीच में दीवार की तरह साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है और यहां PS1 है। यहां से वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनेगा और ये प्रोटॉन्स साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से भी आते हैं, यहां भी बनते हैं, और ये ATP सिंथेज से जाते हैं तो 3 ATP बनते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ऐसे, तो यहां 2 NADPH बनते हैं। ये पूरी रिएक्शन आपको समझ में आई? ठीक, अब जो समझा रहा हूं वो समझो। फोटोसिस्टम 2 से लेकर के साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक का जो भी पार्ट है वो फोटोसिस्टम 2 का माना जाता है, और उसके इधर का जो भी पार्ट है वो फोटोसिस्टम 1 का माना जाता है। यदि इधर वाले पार्ट में, इस पार्ट में कोई दिक्कत हुई तो हम कहेंगे फोटोसिस्टम 2 का इनिबिशन हो गया, और यदि इधर वाले पार्ट में कोई दिक्कत हुई तो हम कहेंगे कि फोटोसिस्टम 1 का इनिबिशन हो गया। ये ATP और NADPH के ऊपर भी ध्यान मत दो।
तो अपने को क्या करना है, यूज ऑफ इनहिबिटर्स करना है। देखना कैसे। मान लो हमने एक केमिकल लिया और वो केमिकल साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से पहले पहले इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होगा, यदि इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे नहीं पहुंचेंगे, और आगे नहीं पहुंचेंगे तो NADPH नहीं बनेगा। क्लियर। बट उसने प्रोटॉन को तो कुछ नहीं बोला ना, प्रोटॉन 4 टूटे वाटर के, ये 4 गए इधर, ATP बन गया। सही है ये चीज, ATP बन गया। लेकिन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन नहीं मिले तो ये वाले प्रोटॉन नहीं जाएंगे, ये प्रोटॉन नहीं जाएंगे, तो यहां ATP कम बनेगा। तो यदि कम ATP बनता है और NADPH नहीं बनता तो इसका मतलब फोटोसिस्टम 2 में दिक्कत है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच गए तो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पार हो गया ना, 4 प्रोटॉन वाटर के टूटने से तो बनेंगे और यहां वाले प्रोटॉन भी आ जाएंगे, 4 + 4 प्रोटॉन। अगर ये सारे प्रोटॉन इधर से जाएंगे तो 3 ATP बनेंगे, और 3 ATP बनेंगे तो इसका मतलब फोटोसिस्टम 2 में कोई दिक्कत नहीं थी, 1 में दिक्कत है। अभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो अपन समझ लेते हैं, समझ में आएगा आपको। देखो हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ इनहिबिटर्स। यूज ऑफ इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स का यूज करके कैसे पता चला, हमारे पास में एक कैटेगरी होती है उसको कहते हैं यूरिया डेरिवेटिव्स, यूरिया डेरिवेटिव्स। यूरिया के 2 डेरिवेटिव्स हैं, एक का नाम है CMU, क्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, इसे कहते हैं CMU। चलो लिख लिया उधर नाम। इसको कहते हैं मोनयूरोन, इसका शॉर्ट फॉर्म एक और है मोनयूरोन, मतलब इसका दूसरा नाम है मोनयूरोन। एक और है DCMU, इसका नाम है डाई क्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, इसको कहते हैं डायूरोन। एक तो ये कैटेगरी है केमिकल्स की। अभी और सुनो, दूसरी कैटेगरी है ट्राइएजाइंस। ट्राइएजाइंस के अंदर 2 हैं, एक तो है सीमाजाइन और एक है एट्राजाइन। ट्राइएजाइंस होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एक तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है और उस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। तीसरा यूरेसिल डेरिवेटिव्स, यूरेसिल डेरिवेटिव्स हैं, इसमें एक नाम है ब्रोमासिल और एक का नाम है आइसोसिल। तो मैंने आपको कुछ नाम लिखा है यहां पे, CMU, DCMU, सीमाजाइन, एट्राजाइन, ब्रोमासिल, आइसोसिल। पहले तो आप इनके नाम है वो पढ़ो खाली बस। ये सारे के सारे इनहिबिटर है फोटोसिस्टम 2 के, इनहिबिटर ऑफ PS2। देखना अभी समझ में आएगा सब। अब ये काम कैसे करते हैं वो सुनना। सारे के सारे जो है, मैंने आपको ये बताया था कि जो ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है इसमें यहां P680 रहेगा और इसके पास 2 प्रोटीन है, एक का नाम है D1 प्रोटीन, एक का नाम है D2 प्रोटीन। ऐसा कुछ बनाया था अपन ने। ये है D1 प्रोटीन, ये है D2 प्रोटीन। D1 प्रोटीन से याद हो तो मैंने कहा था प्लास्टोक्विनोन A टाइटली जुड़ता है, टाइटली, तो ये तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। लेकिन D2 प्रोटीन से PQB जुड़ता है ना, PQB, वो तो अटैच, डी अटैच होता रहता है, लूजली अटैच है वो।
जब कभी भी ऊपर जो मैंने इनहिबिटर्स के नाम लिखे, ये 6, 1 2 3 4 5 6, ये इनहिबिटर्स यदि प्रेजेंट होंगे तो ये इनहिबिटर्स D2 प्रोटीन से वहां जुड़ेंगे जहां प्लास्टोक्विनोन को जुड़ना चाहिए था, बी को। I4 इनहिबिटर प्लास्टोक्विनोन बी जहां जुड़ता है वहां ये जुड़ेंगे। अब लगा लो दिमाग क्या होगा, यदि यहां लाइट गिरेगी तो 4 प्रोटॉन बनेंगे वाटर के टूटने से, यहां से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, मतलब आगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। आगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो 0 NADPH बनेंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो आगे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के थ्रू नहीं होगा तो यहां पर और कोई प्रोटॉन नहीं आएंगे ना, 8 प्रोटॉन जो आ रहे थे, ये प्रोटॉन बेशक एटीपी सिंथेज से बाहर जाएंगे, ये मान लो एटीपी सिंथेज है तो ये एक एटीपी बनाएंगे। समझ में आया? जब 0 NADPH और एक एटीपी बनता है तो इसका मतलब इधर की साइड में कमी है, फोटो सिस्टम 2। जब 0 NADPH बनता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन NADP तक नहीं पहुंचे, लेकिन जब एक एटीपी बनता है तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन ने, इलेक्ट्रॉन ने साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को पार नहीं किया था। यदि इसको पार कर लेते तो 8 प्रोटॉन और आ जाते ना, बस। तो ये जो 6 केमिकल लिखा है उनका काम करने का तरीका क्या हुआ, लिखो। These compounds bound on, these compounds bound on, sorry ये D1 है, ये D2 है। These compounds bound on D1 protein where plastoquinone B, PQB binds, where PQB binds. So now PQB cannot bind on D1 protein, hence these chemicals receive electrons from PQA receive electrons from PQA and inhibit the reduction of PQB and inhibit the reduction of PQB. नेक्स्ट पॉइंट, आपको एक और चीज बताता हूं मैं। एक केमिकल है, इस केमिकल का नाम है DBMIB, इसको कहते हैं डाइब्रोमो थाइमोक्विनोन। ठीक है, ये इसका एक और नाम है, इसका नाम है 2,5 डाइब्रोमो 3 मिथाइल 6 आइसो प्रोपिल पी बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये ना प्लास्टोक्विनोन का एनालॉग होता है। इट इज एनालॉग ऑफ प्लास्टोक्विनोन, इसका एनालॉग होता है। यानी होता तो कुछ और है, काम इसके जैसा करता है। अब इसका क्या रोल है देखना, ये हमारा थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, और यहां पे मैंने आपको बताया था ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है और इसकी 2 साइट्स होती हैं। एक साइट को कहते हैं QP साइट और एक को कहते हैं QN साइट, QP एंड QN साइट। याद आया? ये केमिकल क्या करता है, यहां बाइंड करता है, DBMIB यहां बाइंड करता है। ठीक है, यहां बाइंड यदि ये करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स आगे आएंगे, प्लास्टोक्विनोन B PQBH2 भी हो जाएगा, पर ये यहां बाइंड नहीं कर पाएगा।
ठीक है, इसे कहते हैं इनहिबिटर ऑफ साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स का इनहिबिटर है। ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा PQBH2 से, पर आगे पास नहीं करेगा ना, इसलिए इसके कारण भी क्या होगा, सेम रिजल्ट निकलेगा, 0 NADPH 1 ATP। बस हो गया अपना काम। लिखो इसमें, it binds on PQ site, QP site of cytochrome B6F complex. It binds on QP site on cytochrome B6F complex. It accepts electron from PQBH2. It accepts electron from PQBH2. Hence prevent cytochrome B6F complex reduction. उसका reduction inhibit करता है। It can inhibit both cyclic and non-cyclic reaction, क्योंकि साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तो दोनों जगह काम आता है ना, तो ये दोनों को रोक सकता है। सो इट कैन इनहिबिट बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और नॉन साइक्लिक रिएक्शन, दोनों को रोक सकता है ये। उसके बाद में इनहिबिटर ऑफ फोटोसिस्टम 1 देखो, इनहिबिटर ऑफ PS1 दो है, एक का नाम है पैराक्वेट, इसे कहते हैं मिथाइल वोलोजन, और एक है डायक्वेट, पैराक्वेट एंड डायक्वेट। ठीक, अब ये दोनों का काम करने का तरीका समझो। ये P700, ये बीच में साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये P680, इस पे लाइट गिरी, इसके इलेक्ट्रॉन निकले, 4 प्रोटॉन वाटर टूटने से बन गए, ये इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू आगे गए, 8 प्रोटॉन इधर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन इसमें से गए। अब पैराडॉक्सिन तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचने देते, उससे पहले पहले कहीं पर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पैराडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे तो 0 NADPH बनेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को तो पार कर लिया ना, तो 8 + 4 प्रोटॉन मिला के 12 प्रोटॉन, 3 ATP का जुगाड़ तो हो ही गया। बस यदि 0 NADPH एंड 3 ATP बनते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ने साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पार कर लिया, और ये आगे वाला पार्ट फोटोसिस्टम 1 का पार्ट होता है, इसलिए इनको इनहिबिटर ऑफ फोटोसिस्टम 1 कहा जाता है। ये केमिकल्स जो हैं उनकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि 2 फोटोसिस्टम काम करते हैं, क्योंकि यदि 2 फोटोसिस्टम काम नहीं करते तो या तो 3 ATP बनते या 1 ATP बनता, पर अलग अलग केमिकल डालने से अलग अलग ATP बन रहे हैं, तो इसका मतलब वो अलग अलग जगह काम कर रहे होंगे। फिर बाद में पता चल गया कि 2 फोटोसिस्टम है। एक और एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इमर्सन नाम था उनका, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है इमर्सन्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप, पहले डेफिनेशन लिख लो फिर बाद में समझाता हूं। लिखो, डिक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और क्वांटम यील्ड एक ही बात है। डिक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और क्वांटम यील्ड ड्यू टू द रेड लाइट or in red part of spectrum is known as red drop effect, अब मैं आपको समझाता हूं क्या यहां पर बात है। एक साइंटिस्ट थे इंगलमैन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके यह प्रूव किया था कि रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। यदि हम बाहर 6
70 नैनोमीटर की लाइट डालें, PS2 है ये क्वांटाजोन, ये लाइट अंदर आते आते बन जाती है 680 नैनोमीटर की, और इसके ऊपर फोटो सिस्टम 1 काम करता है। ठीक है, लेकिन यदि आप बाहर 675 नैनोमीटर की लाइट डालोगे तो ये अंदर आते आते बन जाएगी लेट सपोज 685 नैनोमीटर। इस पे तो ये काम नहीं कर सकता। ये लाइट भी रेड लाइट है, ये लाइट भी रेड लाइट है। इस रेड लाइट पे फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द नॉन फंक्शनिंग ऑफ फोटो सिस्टम 2। ये भी मेंशन कर लेना। तो हम एक ग्राफ के हेल्प से इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने VIBGYOR लाइट दी और क्वांटम यील्ड चेक करी, तो ये देखा कि रेड लाइट में, ऐसी रेड लाइट देने से तो फोटोसिंथेसिस बढ़ती है, बट ये वाली रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है। दिस ड्रॉप इज नोन एज रेड ड्रॉप। ग्राफ का ये ड्रॉप वाला पार्ट क्या कहलाता है? रेड ड्रॉप। दिस पार्ट इज नोन एज रेड ड्रॉप। समझ में आया क्यों हुआ? बाहर यदि ऐसी रेड लाइट डालोगे, अंदर आते आते ये मोर देन 680 नैनोमीटर बन जाएगी, तो ऐसे में रेड लाइट का फोटोसिंथेसिस की रेट है कम हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि रेड लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कम होती है। इस एक्सपेरिमेंट से दो लाइट का पता, दो फोटो सिस्टम का पता नहीं चलेगा। इमर्सन ने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट, उस सेकंड एक्सपेरिमेंट से पता चलता है क्या करना है। देखो, 3 प्लांट लेने हैं। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट। तीन प्लांट लेने हैं। इस प्लांट को देनी है ओनली रेड लाइट, ओनली रेड लाइट। इस प्लांट को देनी है ओनली फार रेड लाइट, और इस प्लांट को देनी है रेड एंड फार रेड लाइट दोनों। ठीक है, जब हम इसकी फोटोसिंथेसिस देखेंगे तो क्वांटम यील्ड इसकी कम होती है। इसकी देखेंगे, इसकी भी क्वांटम यील्ड कम होती है, पर इसकी क्वांटम यील्ड दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसको जब दोनों लाइट मिलेगी तो दोनों फोटो सिस्टम थोड़ा थोड़ा फंक्शन करेंगे। आप यदि इसे रेड लाइट दोगे, इसमें रेड ड्रॉप इफेक्ट आ जाएगा, इसमें ओनली PS1 वर्क्स, क्योंकि 2 तो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। इसमें कोई भी काम नहीं करेगा, नन फोटो सिस्टम वर्क्स, क्योंकि आप बाहर फार रेड लाइट दोगे तो अंदर आते आते तो वो 700 से ज्यादा की बन जाएगी, तो उसमें तो PS1 भी काम नहीं करेगा, PS2 तो वैसे ही काम नहीं करेगा। और यहां पर यदि आप दोनों दोगे तो बोथ वर्क, दोनों काम करते हैं, स्लो स्पीड से करते हैं, बट दोनों काम करते हैं। दोनों काम करते हैं तो ज्यादा लाइट आ गई, मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो गया। तो इसको अपन ऐसे शो करते हैं, इधर क्वांटम यील्ड, इधर केस 1, ओनली रेड लाइट दिया। केस 2, ओनली फार रेड लाइट दी। और केस 3, बोथ रेड एंड फार रेड। पहले वाले केस में फोटोसिंथेसिस कम होती है, दूसरे वाले केस में फोटोसिंथेसिस कम होती है, पर तीसरे वाले केस में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। ऐसे इस पार्ट को कहते हैं एनहांसमेंट। हैंस प्रूव्ड कि दो फोटो सिस्टम्स हैं, दे आर वर्किंग इन टेंडम, एक के बाद एक काम कर रहे हैं।
वो जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वाला मैंने आपको बताया। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 पहले फोटो सिस्टम 2 के पास रहेगा, रेड फार रेड दोनों लाइट उसे मिलेगी, तो उसकी एनर्जी को इकट्ठा करके किसको दे देगा, फोटो सिस्टम 2 को दे देगा। फिर जब वो इकट्ठा हो जाएंगे रिड्यूस्ड प्लास्टोक्विनोन, तो वो खिसक के किसके पास चला जाएगा, फोटो सिस्टम 1 के पास में, वहां चला जाएगा तो वहां एनर्जी रिसीव करके देगा, उससे भी लाइट मिल मतलब उससे भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इस तरीके से स्लो स्पीड के साथ बट दोनों काम करना चालू कर देते हैं, इसलिए यहां ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई। इसे कहते हैं एनहांसमेंट इफेक्ट। आज आप इतना करो, थैंक यू सो मच। कल या नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन।